चले अब आपको सीधे कानपुर लेकर चलेंगे, जहां सीएम योगी का संबोधन हो रहा है। विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वे रुचि लिए और आज आप सब बहनों की उपस्थिति यहां कानपुर में हुई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है, नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते, बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम, क्योंकि सामान्यतः जब हम विधानसभा में रहते हैं तो एक दलीय प्रतिबद्धता के साथ जुड़े होते हैं, कॉमन इश्यू पर सहमति नहीं बन पाती। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, अभियंताओं, अभियांत्रिकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के समय, उनके साथ अलग अलग चर्चा पर चर्चा के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं स्वागत करता हूं उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी का। उन्होंने अपनी बात को कही यहां पर और बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्र के लिए समर्पण की एक पृष्ठभूमि है। उनके पिता उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा भी देश को दी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कैसे होना है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उससे पहले इस परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कालखंड में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया था, न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वही परिवार की पृष्ठभूमि उनकी है, तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में कार्य कैसे होना है,
कैसे हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उनके पास अनुभव और विरासत की एक अद्भुत विरासत है, परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जिन देशों में जो अपने आप को प्रगतिशील देश कहते हैं, उन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां की विधायिका में 10% भी नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश विधानसभा में 14 से 15% है और उत्तराखंड में भी 10% से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा है। आने वाले समय में लगता है कि ये बढ़ेगा ही। वैसे भी कहते ना कि जो सुधरता नहीं उसको प्रकृति सुधार देती है, तो प्रकृति सुधार रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे प्राचीन भी है। लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। लोकतंत्र का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता कि भारत की परंपरा ने कभी किसी पर अपनी बात को थोपा नहीं, कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है, जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं वही सब लोग करें, कभी नहीं कहा। सबको उसकी स्वतंत्रता दी है। उपासना विधि से लेकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर दिया। और आधुनिक लोकतंत्र दुनिया में बाद में आया होगा। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की शुरुआत ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वैशाली से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उससे भी अलग अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कालखंड में सब देखने को मिला। यानी अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी रहा है। भारत एक देश ऐसा है जिसने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया तो अगर पुरुष उसमें वयस्क मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकता था तो महिलाओं को भी उसी समय 1952 में भी अपने मत को देने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था। जबकि दुनिया के तमाम ऐसे देश, इंग्लैंड में हमसे बाद में मिला। याद रखना, जो अपने को आधुनिक देश कहते हैं उन देशों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार की ताकत भारत से बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। यानी भारत इस मामले में दुनिया से बहुत आगे है और आगे जाते जाते आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वह एक बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा कहना है कि समाज की व्यवस्था में महिला और पुरुष, नर और नारी दोनों मिलकर के एक व्यवस्था का संचालन करते हैं। दोनों अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि आप ये कहने लग जाएं कि अब हम लोग यहां आ गए तो उसके बाद अब विद्रोह खड़े करके आप समाज को ही चुनौती देने लग जाएं। ऐसा नहीं। याद रखना, इसकी शुरुआत परिवार से होती है, घर से होती है। देखिए, मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। 2017 में सरकार बनी।
प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कमोबेश कोई एक जनपद और कोई एक क्षेत्र नहीं था। मैं जिस भी क्षेत्र में जाता था देखता था, मैं खासतौर पर इन बातों को देखता था। मैं उस समय ज्यादातर निकलता था जब बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने एक बात को अनुभव किया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी और बालकों के पैरों में चप्पल या जूते जरूर रहते थे, ज्यादातर के पैरों में, सबके नहीं थे लेकिन रहते थे। मैंने एक बार एक जनपद में जब मैं गया था जनपद के दौरे पे, तो मैंने एक स्कूली बच्चे से पूछा, संभवतः दिसंबर का माह था, स्कूल खुला था, वह एक पुरानी सा झोला अपने कंधे पे ऐसे लटका करके चल रही थी। स्कूल नंगे पैर थी, केवल एक शर्ट थी, उस एक कुर्ता था उसके बदन में, कोई स्वेटर नहीं, वह भी कुर्ता भी जो था बहुत पुराना था, नंगे पैर थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कहां जा रही हो? तो उसने कहा स्कूल। मैंने कहा तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो वो कुछ बोली नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पैरों में चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है? तो मैंने कहा कितने भाई बहन हो तुम लोग? तो उसने कहा हम 2 बहन हैं और 2 भाई हैं। तो मैंने कहा तुम सबसे बड़ी हो? कहा नहीं, मैं दूसरे नंबर पर हूं, मुझसे बड़ा एक भाई है, एक भाई और छोटा है मुझसे है, और बहन भी छोटी है। तो मैंने कहा भाई स्कूल नहीं जाता है? कहा नहीं, भाई दोनों स्कूल गए हैं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा क्या मतलब? कहो भाई है ना तो उसको पब्लिक स्कूल में भेजा गया है और मुझे सरकारी स्कूल में भेजा गया है। तो मैंने कहा क्या भाई के पास भी चप्पल नहीं है, जूते नहीं है? कहा नहीं, भाई के पास जूते हैं लेकिन बेटी के पास नहीं होंगे। आखिर यह भेदभाव भी तो किसी मां बाप ने किया होगा। यानी यह घटना हम लोगों को अंतःकरण से हिला देती है। और मैं उसी दिन लखनऊ आया था, मैंने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक ली और मैंने कहा भाई ये काम करो कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में हर बालक के लिए, हर बालक और बालिकाओं के लिए यूनिफॉर्म के साथ साथ स्वेटर भी अनिवार्य करो और उनको जूते मोजे भी उपलब्ध कराओ। मेरे पास प्रस्ताव आया का सब बहुत बच्चे होंगे। हमने कहा कितने होंगे? 25 करोड़ से तो ज्यादा नहीं ही होंगे ना। और आज हम लोग 1,91,00,000 उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब मैं जाता हूं तो मैं देख करके मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे अभिभावक जूते मोजे खरीद नहीं पाते हैं, अभी भी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कम से कम नंगे पैर तो नहीं रहती बेटी, चप्पल पहन करके ही जाती है, लेकिन जाती जरूर है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के साथ बैठ सकते हैं, प्रधानाचार्यों के साथ बैठ सकते हैं, या गांवों में जाते हैं तो अभिभावकों के साथ बैठ सकते हैं। उनको इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जो पैसा उन बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, स्वेटर के लिए, जूते मोजे के लिए सरकार दे रही है, उस पैसे के लिए उन्हीं बच्चों के लिए आप खरीदिए। दूसरा, प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक, माननीय सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के
प्रशासन के साथ मिलकर के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की कायाकल्प की। ज्यादातर विद्यालय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे तैयार हुआ। कहीं फ्लोरिंग बन गई, कहीं स्मार्ट क्लास बन गए, कहीं लाइब्रेरी बन गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई और भी सुविधाएं मिल गई। यह समाज की सहभागिता, सरकार का इसमें कम था, जन सहभागिता ज्यादा थी और यह कार्य हम और भी बृहद स्तर पर कर सकते हैं। याद रखना कि उस सरकार के भरोसे रहकर के कोई स्कीम बहुत सफल हो जाए कठिन है, समाज को भी उसमें सहभागी बनाना पड़ेगा। तो पहले परिवार की दृष्टि हमें बदलनी पड़ेगी और ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर प्रयास न हुए हों। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो तो अद्भुत है, आपने देखा होगा। हर घर में शौचालय बन गए। शौचालय शुद्धि का प्रतीक तो है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण नारी गरिमा का प्रतीक है। महिलाओं को पहली बार जमीन में पर भी अधिकार मिल गया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है, या किसी भी अन्य क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में होती है कि जहां पे गांव या कोई भी मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पे जब मकान लोग बनाते हैं तो ग्राम पंचायत की लाइन होती है और ग्राम पंचायत की आबादी की लाइन में लोग अपना मकान बना लेते हैं। अगर वह व्यक्ति जिसका मकान कभी बना हुआ था, अगर कभी मकान टूट गया और आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि तत्काल बना ले, तो कुछ समय तक वैसे टूटा मकान रहता है, फिर एक बार जब उसके पास पैसा होता है तो फिर वह अपना मकान बनाता है। लेकिन अब तक उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई कागजात नहीं होते थे। कोई दबंग व्यक्ति अगर उस पर दावा करता था कि साहब ये मेरा है, तो कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आता था, क्योंकि उसके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं था कि ये जमीन उसकी है या उसको मिला है। आज वहां पे ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से घरौनी हर परिवार को प्राप्त हो रहा है और बाकायदा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ड्रोन से सर्वे होता है, फिर उसका गांव में जाकर के चिन्हांकन होता है, सीमांकन होने के बाद तब जाकर के ग्राम पंचायत की बैठक में उसको फिर उसका मालिकाना अधिकार महिला के नाम पर प्राप्त होता है। 4 करोड़ गरीब, 4 करोड़ महिलाओं को आवास मिल गए और आवास में भागीदारी महिला की है। यानी आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ परिवार पहले इससे वंचित थे। इसके अलावा रसोई गैस का कनेक्शन, याद करिए कितना कठिन होता था, कितने बड़े पैमाने पे मिले। 10 करोड़ से अधिक लोग, महिलाओं को यह भी अधिकार प्राप्त हुआ। परिवार में अगर कोई बीमार है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती थी और सबसे ज्यादा उस समस्या को अंतःकरण से पीड़ित होकर के उसके प्रति करहा उठती थी, वह थी घर की जो महिला होती थी, जो महिला सदस्य होती थी, जो वहां पे घर को संचालित कर रही है। आज आयुष्मान कार्ड भी उसका कवर है और देश के अंदर तो अब तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पारित हो चुका है। 29 के बाद उन हर चुनावों में, चाहे जैसे भी हो, विधानसभा और संसद में भी 1/3 से अधिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का होने जा रहा है। यानी 14-15% तो अभी है, तो ये मान के चलिए कि ये 33 से बढ़कर के 50 तक पहुंच सकता है। अब ऐसे भी पंचायत और नगर निकायों में तो ये स्थिति है ही। हमारे यहां ब्लॉक प्रमुख 56% जीते हैं। हमारे यहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष ये 70% महिलाएं जीती हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी महिला प्रतिनिधि ज्यादा जीती है। ग्राम प्रधानों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है।
और जहां पर वे कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य भी कर रही हैं। विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये तब बढ़ेगा और तब प्रभावी होगा जब स्वयं अपने विवेक से वे निर्णय लेकर के समाज से जुड़ी हुई उन योजनाओं के बारे में नजदीक से जाकर के अपनी संवेदना का परिचय देंगे। और अब तो कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं प्रतिनिधित्व न कर रही हों। आज वो फाइटर पायलट भी बन रही हैं। आज तो स्पेस साइंस उसके बगैर अधूरा है। कौन ऐसा क्षेत्र है जहां से आज जो वंचित हो, जो क्षेत्र उससे वंचित हो? हर एक क्षेत्र में यह प्रतिनिधित्व वह दे रही है, तो फिर विधायिका में क्यों नहीं? लेकिन विधायिका में जाने के लिए आवश्यक है कि समाज जीवन के बारे में भी हम उतना ही नजदीक से उसका अध्ययन करें, देखें। पक्ष कोई कमजोर नहीं होता और खराब भी नहीं होता। उसके बारे में देखने का हमारा नजरिया क्या है, यह अत्यंत मायने रखता है। और उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है। याद रखना, देश की संविधान सभा में कुल 15 सदस्य थे और उन 15 में से 4 उत्तर प्रदेश से थे। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक थे। और जो 4 सदस्य थी, इनमें श्रीमती कमला चौधरी थी, श्रीमती सुचिता कृपलानी जी थी जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, बेगम एजाज रसूल जी थी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी थी। ये 4 महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने देश की संविधान सभा में जाकर के देश के संविधान निर्माण की उस प्रक्रिया में भागीदार बनकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। स्वाभाविक रूप से यह संभावना हमारे सामने आज भी बनी हुई है। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि एक महिला जैसे अपना घर को व्यवस्थित तरीके से संचालित करती है, ऐसे ही जिस फील्ड में उसको नेतृत्व मिल रहा है, ग्राम पंचायत में हो, स्थानीय निकाय में हो, विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में, उस क्षेत्र में भी जाकर के वह उदाहरण प्रस्तुत करे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में। विकास केवल उसी से नहीं होता है जो, देखिए, कार्य कोई ये कहे कि एक साथ हमारे ग्राम में अपनी विधानसभा की सभी 300 ग्राम पंचायतों में या सभी वार्ड में एक साथ कार्य करूंगी, नहीं। 1 या 2 को आपको उदाहरण बनाना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया। उस प्रयास की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, पहले तो हम लोगों ने नामकरण वहां पे ठीक किया। वे ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत भवन नहीं है, उसका नाम हम ग्राम सचिवालय रखेंगे। ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की सुविधा वहां पे दी। एक रोजगार सेवक को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वहां पर नौकरी दी। वो गांव का ही होगा, जो शिक्षित नौजवान होगा उसको वहां पर नौकरी मिलेगी। एक रोजगार तो उसमें मिल गया। हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो कोटे की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप, यह भी उसके पास लगे बने, अच्छा बने, जिसमें दुकान भी हो और पीछे थोड़ा उसका एक गोदाम भी बने, वेयर हाउस, जिसमें गांव के राशन बंटने वाला राशन है या अन्य राशन भी उसको वहां पर एक सुविधा मिल सके। तो एक या तो और उनको ये भी सुविधा दी जा रही है कि अब वो केवल राशन ही नहीं बेचेंगे, बल्कि गांव में जो आवश्यकता उन सभी कार्यों को
हमने उस पे शराब पे रोक लगाई है या किसी भी मादक पदार्थों पे हमने रोक लगाई है। बाकी अन्य कोई भी सामान जो गांव के लिए उपयोगी है उसको आप बेचिए। तो 1 से 2 लोगों को वहां पे रोजगार प्राप्त हो सकता है। वहीं पे हम लोगों ने कहा कि एक आप सेंटर, कन्वेंशन सेंटर तैयार करिए, ग्राम निधि के पैसे से या सरकार से पैसे की डिमांड करिए उससे, जिससे गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है या कोई भी अन्य कार्यक्रम होने हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए वहां पर यह सुविधा उपलब्ध हो सके। कम से कम 2 लोगों को उस पर रोजगार, यूजर चार्ज लीजिए आप, कम से कम यूजर चार्ज, 2 लोगों को वहां रोजगार प्राप्त हो सकता है। एक सुलभ शौचालय भी है उसी कैंपस में, एक महिला वहां भी काम करती है, यानी एक गांव कम से कम 5 से लेकर 7 रोजगार उपलब्ध करा सकता है। क्या हम महिला स्वयंसेवी समूह को जागरूक करके, कहीं ड्रोन दीदी का, कहीं वीसी सखी का, कहीं पे कोई अन्य कार्यों के माध्यम से भी उस एक ग्राम पंचायत को स्वावलंबी ग्राम पंचायत बना देंगे तो बाकी लोग उसका उदाहरण प्रस्तुत कर लेंगे। अगल बगल के गांव से सीखेंगे, देखेंगे। शुरुआत एक से होगी, लेकिन वह उदाहरण अन्य सबों के लिए होगा। एक साथ सब कुछ छेड़ने की बजाय एक जगह से हम प्रयास प्रारंभ करेंगे कि वो आदर्श गांव बना, आदर्श गांव के उदाहरण को फिर अन्य लोग भी उसको उतारे। सरकार और समाज जब जुड़ेगी तब एक आदर्श मॉडल हम बनाने में सफल हो पाएंगे और आपका यह कार्य आपको एक नई पहचान दिलाएगा, आपकी इस विधायिका की यात्रा को शानदार बनाएगा, स्मरणीय बनाएगा। याद रखना, कार्यकाल इस मायने में महत्व नहीं रखता है कि कितने लंबे समय तक आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि कितने समय के लिए और कितने प्रभावी तरीके से, यानी जो समय मिलाव है उसमें कितने प्रभावी तरीके से आपने अपनी छाप को विधायिका के इस मंच का उपयोग करते हुए छोड़ी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं देखूंगा तो ये मान करके चलिए कि लगभग 6 से 7 लाख की आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, यानी 6 से 7 लाख की आबादी में आप अकेले हैं जो नेतृत्व दे रहे हैं। आपको उतनी जनता ने नेतृत्व दिया है। उत्तराखंड की दृष्टि से मैं देखूंगा तो ये मान के चलिए कि 4 लाख 3 से 4 लाख की आबादी को नेतृत्व वहां पर वे दे रहे हैं। उतने लोगों ने उन्हें चुना है, उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस सौभाग्य लाखों में किसी एक को प्राप्त हो रहा है, तो उन लाखों में हमें भी अपने कार्यों के माध्यम से कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जो अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और विधायिका का यह मंच उसका महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रभावी उपस्थिति और प्रभावी आपकी उपस्थिति विधायिका में तभी हो पाएगी जब हम लोग न केवल सदन में उन मुद्दों को जो कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कम शब्दों में प्रभावी ढंग से अगर हम वहां पे रख पाते हैं तो वह उतना ही सार्थक होता है। और जो कुछ आप बोल रहे हैं, हम मानते हैं कि आज के दिन पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, क्लाउड में सेव हो जाता होगा, लेकिन आपकी बात जो कही जाती है विधायिका के मंच में, जो बात आप बोलते हैं, वह बात आने वाले समय के लिए एक धरोहर बनती है। लोग कभी प्रोसीडिंग देखेंगे तो उस प्रोसीडिंग में आपके द्वारा, आप वर्तमान में हैं, आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ियां जब उस विधायिका का पार्ट बनेंगे और वह आपके बारे में जानना चाहेंगे तो उस समय उसको पढ़ करके वह गौरव की अनुभूति कर सके, यह भी उदाहरण हम उसके माध्यम से प्रस्तुत कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इन 2 राज्यों से जुड़ी हुई महिला सदस्यों का यहां पर आगमन, यह मेरे लिए तो आह्लादकारी है ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूं, उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि रही है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों से मैं जुड़ा रहा हूं, दोनों से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे जो कॉन्क्लेव आपकी चल रही है इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। तो सीएम